आप सबको देख के जब जिन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला, स्वयं सम्मानित होने का, तो एक उर्दू का शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान या पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके दौरान हमारे अंदर भी यही बेचैनियां, यही चीजें रहती थीं। मुझे क्षमा करेंगे यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग, हमारे दो साथी अभी वर्दी में आए थे, उनकी चाल में जो स्वाभिमान था और जो अधिकार भाव था इस मंच पर आने का, वो अध्यापक में क्यों नहीं है? ये समस्या क्या है? मैं जब कॉलेज में नौकरी करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, क्लास 1 गस्टेड अफसर था, तो मेरे साथ एक लड़का संस्कृत में सेलेक्ट हुआ। संस्कृत के जितने लोग आते थे नए प्रोफेसर अपॉइंट होकर कैंपस में, तो मैं उनसे कई बार संस्कृत में बात करने की कोशिश करता था और अधिकांश लोग संस्कृत में प्रत्युत्तर नहीं देते थे। अकस्मात विश्वविद्यालय आगता हैं सर, हम तो ग्वालियर से आए सर। तो मैं कहता था यार, ग्वालियर से आए हो या बनारस से आए, मेरठ से आए हो, संस्कृत के प्रोफेसर हो, मुझ जैसा विज्ञान का विद्यार्थी जिसने पीरियोडिक टेबल याद करी है, अगर संस्कृत में बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा बोलो। पहली बार एक साथी आया, वो रिजर्वेशन से सेलेक्ट होकर आया, अनुसूचित जाति का लड़का था, पीएचडी था, उससे मैंने पूछा, उसने तुरंत संस्कृत में उत्तर दिया और मुझसे संस्कृत में बात की, अभिज्ञान शाकुंतलम पर चर्चा की, बहुत सारे श्लोक कंठस्थ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। अकेला रहता था और सरकार जो राजकीय महाविद्यालयों में मकान बनाती है, जहां मैं नौकरी करता था राजस्थान में, पुराना कॉलेज था, वो मकान बड़े बड़े थे, 4-4, 5-5 कमरों के, पीछे सर्वेंट क्वार्टर। मतलब मैं ऐसे रहता था जैसे गुल्लक में चवन्नी घूम रही, अकेला ही। हाँ, कुछ था नहीं। मेरे अधिकांश कमरे जो मेरे छात्र थे उनके कब्जे में रहते थे। 4 लड़के आ गए, साहब गुरुजी वहां उस गांव से हैं, हमको रहने की जगह नहीं मिली, अच्छा मैं इनको पीछे वाले कमरे में बिछा लो। तो करीब 30-40 तो वहीं पड़े रहते थे। तो मैं अकेला रहता था, शाम को उसके साथ सत्संग होने लगा। अचानक उसका सिलेक्शन, जो उसने कभी एग्जाम दिया होगा पब्लिक सर्विस कमीशन में, नायब तहसीलदार के लिए हो गया। तो वो छोड़ के जाने लगा। तो मैंने उससे कहा, सुरेंद्र नाम था उसका, मैंने कहा सुरेंद्र ये बहुत गलत कर रहे हो, विद्वान व्यक्ति हो, इतनी कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हो, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनोगे, वाइस चांसलर बनोगे, अगर राजनीति भी ठीक ठाक कर ली तो। नहीं, मैं क्षमा करें, ऐसा नहीं कहना चाह रहा, मतलब अगर ठीक कुलों में रहे तो कुलपति भी बनोगे। ये क्या तुम, मैंने कहा ये क्या जा रहे हो तुम नायब तहसीलदारी करने, एक जीप मिलेगी उसमें आगे बैठे रहोगे, पीछे डंडा लेके 2 सिपाही बैठे रहेंगे, ये क्या है तुम मतलब। उसने कहा गुरुजी देखो, गरीबी से आया हूं, बहुत सामान्य परिवार है और मुझे तो जाना है। तो मैंने उससे पूछा क्यों जाना है? उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा गुरुजी देखो, आप प्रोफेसर हो, विद्वान हो जाओ, पीएचडी कर लो, बृहस्पति हो जाओ, नोबेल मिल जाए आपको, ज्ञानपीठ मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे प्रमोशन भी जल्दी होंगे। हो सकता है 12 साल बाद जिस कस्बे में आप कॉलेज में नौकरी कर रहे हो, मैं यहां कलेक्टर बन के आऊं तो मेरा दरवाजा आप ही को खोलना पड़ेगा यहां पे मुख्य अतिथि बन। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता, इतिहास उसे स्थान नहीं देता, उसे गति नहीं देता। इसलिए एक छोटा सा सुझाव तो मेरा यह है कि अगली बार जब आप ये सम्मान समारोह करें तो इसका नाम रखें आप प्रतिभा परिवार सम्मान, और हर व्यक्ति जो आए उसको यहां तक लाने वाले उसके मां बाप को, उसका भाई बहन जो भी हो, उसे मंच पर लाकर सम्मानित करें, उसकी ऊर्जा यहां सम्मानित होनी चाहिए। अध्यापक के चेहरे पर वो द्युति क्यों नहीं है? वो द्युति ना सरकारें चाहती हैं न व्यवस्थाएं चाहती हैं। मैं एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में हूं, मुझसे अभी पीछे पत्रकार 2 मिनट के लिए मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या कहना है कोचिंग सेंटर्स पर। मैंने कहा कि राज्य सरकारों की विफलता का मानक है कोचिंग सेंटर। जो काम इस देश की सरकारों को करना चाहिए था वो कोचिंग के लोग कर रहे हैं। ये तो कुछ और भी करते, करना ही था, काम तो सबको करना है, जीवित सबको रहना है। इन्होंने शिक्षा का काम करना अच्छा समझा, बहुत अच्छा काम है, अद्भुत काम है शिक्षा देना। जिस स्टेट का काम था कि वो आपको स्वास्थ्य देता। मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी घर में पैदा हुए हैं, दाई उस समय आती थी, मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हूं। और मेरी बेटी जब मेरे घर में पहली पुत्री का जन्म हुआ तो वो एक ऐसे अस्पताल में पैदा हुई जो 5 स्टार हॉस्पिटल था, जहां जाओ तो लगता ही नहीं था कि हॉस्पिटल है। शानदार कमरे हैं, बड़ी गैलरी है, कैफेटेरियाज हैं। अगर आप बोर हो जाएं मरीज का हाथ पूछते पूछते तो नीचे बीकानेर में चले जाएं आप, हैं
डोसा खाते हुए आप कहें कि ठीक है, तो पता नहीं चलता कि मरीज ठीक है कि डोसा ठीक है। यह किसका काम था जी? ये अस्पताल देना किसका काम था? स्टेट का काम था। स्टेट फेल हुआ और स्टेट ने अपने पैरोडी खड़े किए। हम पे अस्पताल नहीं चल रहे, ठीक है सेठ जी आप खोल लो। वो सेठ जी का अस्पताल खुल गया एक। उसके बाद स्कूल था शिक्षा देना। मेरे पिता सरकारी स्कूल से पढ़े, मैं एक सेमी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा और मेरी बेटी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी। सारी शिक्षा की सोच के बावजूद में मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं सरकारी स्कूल में उस बच्चे को भेज दूं, क्योंकि स्टेट फेल हो गया और स्टेट ने कोशिश की कि अपने पैरोडी अकाउंट्स खड़े कर दिए जाएं। आप सड़क नहीं बना पाए तो आपने फेलियर होकर कुछ ठेकेदारों को कहा तुम सड़क बना लो, रास्ते में पैसे वसूल कर लेना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टोल टैक्स क्या है। जब मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मैं एक रोड टैक्स देता हूं, उसमें कहा जाता है पूरे देश में तो इस रोड पे चलना, इसके 50,000 रुपए दे जा। उसके बाद जब मैं अच्छी सड़क पे गया तो मुझसे टोल टैक्स मांगा। मैंने कहा ये क्या है? बोले तू अच्छी सड़क पे चल रहा है, इसके अतिरिक्त पैसे दे। तो मैंने कहा मैं बुरी पे चला था, धार गया था, उसके पैसे लौटाओ। उसके 500 रुपए वापस लाओ। ये मैं आपसे किस लिए कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं, राजनीति हमारा काम नहीं है। मैं सामाजिक आंदोलन का व्यक्ति भी नहीं हूं। मैं तो किसी पनघट पर अगर कोई कान्हा बांसुरी बजाए तो उसके भाव नृत्य में घुल जाने वाली राधा के आंसू लिखने वाला कवि हूं। मैं तो उसका प्रेम लिखने वाला कवि हूं। लेकिन इस शब्द की मर्यादा है, कौटिल्य शब्द की। आज दिल्ली के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में नारे लगे भारत माता के विरुद्ध, तो बुद्धिजीवियों में बहस होने लगी। इस देश में दो प्रकार की बहस है, असहिष्णुता की बहस है, बुद्धिजीविता की। और ये बेसिकली लड़ाई अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच में है। एक अनपढ़ है जो वेद वेद चिल्लाते हैं, वेद का पर्चा नहीं देखा उन्होंने। हमारे वेदों में अरे पलट के देखा नहीं कभी। वेद का पहला ऋग्वेद में वो सूत्र नहीं पता कि राष्ट्र शब्द पहली बार कहां आया, नहीं पता। दूसरे हैं जिन्होंने वेद उसी पन्ने से देखा जहां ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग है, वो कुपड़ हैं। आपसे संवाद करने का कारण यह है कि आप जिन पदों पर जाने वाले हैं वहां एक व्यक्ति की आत्मदीप्ति देश बनाती है। पिछले 67-68 सालों में जो देश बना है, इसे मैंने 10-12 वर्षों में पास से देखा है। पिछले 20 वर्षों में मैं वाइडली ट्रेवल्ड आदमी हूं। मैं इस मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर और दमोह से लेकर और बारां सिवनी से लेकर और छोटे छोटे अशोकनगर, गुना, खुरेजी, ऐसी जगहों पर भी कवि सम्मेलन में गया हूं। और उसके बाद मैं दुनिया के 19-20 देशों में कविता पढ़ के आया हूं। जापान जैसे देशों में भी गया हूं, गूगल हेडक्वार्टर्स में भी गया हूं, कैलिफोर्निया असेंबली में भी गया हूं। मैंने पूरी दुनिया को पास से देखा। तो मुझे पता चला कि पिछले 70 वर्षों में हमने राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं की, देश के रूप में प्रगति नहीं की। हमारी निजी प्रगति ही देश की प्रगति बताई जाती है। एक मराठी के प्रोफेसर के लड़के ने 10वीं में फेल होना स्वीकार किया, लेकिन उस 5.5 फुट के लड़के ने तपती दोपहरी में बल्ला लेकर गेंद पर मारने की प्रैक्टिस की। पूरा देश विश्व के सामने खड़ा हो गया कि हम सर सचिन तेंदुलकर को अपने पास रखते हैं। रामेश्वरम के एक मल्लाह के बेटे ने बचपन में तीर्थयात्रियों को पहुंचाया वहां मंदिर तक, और जितनी देर में तीर्थयात्रियों ने परिक्रमा लगाई उतनी देर फिजिक्स की किताब पढ़ी। हमने उसे बिखरी जुल्फों वाले कलाम को सलाम किया अपना राष्ट्रपति कहकर। मध्य प्रदेश के एक अध्यापक के बेटे ने यूनाइटेड नेशंस तक हिंदी को पहुंचाया और इस देश को राजधर्म सिखाया, जिसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहकर हमने प्रणाम किया। गुजरात के एक सामान्य परिवार से चाय बेचने वाले ने स्वयं को देश के एक बड़े राजनीतिक दल पर आगे खड़ा किया और प्रधानमंत्री बना और पूरी दुनिया में गया, जिसे हम नरेंद्र मोदी कहते हैं। एक सामान्य इंजीनियर का लड़का, एक सामान्य आईआईटी पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का, फटी और कमीज में, जिसे जंगली कहा गया, नक्सली कहा गया, उसने देश के सबसे बड़े अहंकार को दिल्ली में चुनौती दी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठा, जिसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। यह एकात्म पराक्रम है, यह देश का पराक्रम नहीं है, यह अकेलों के पराक्रम है। जापान आप जाइए, मैं पहली बार जापान गया 2011 में, तो मैंने टोक्यो में एक अजीब बात देखी। वहां पूरा देश लेफ्ट हैंड चल रहा है। अगर आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं तो पूरा देश लेफ्ट हैंड। मैंने पूछा ये कोई नियम है? बोले नियम नहीं है, आदत है, ताकि किसी को अगर जाना हो तो राइट हैंड से ओवरटेक करके चला जाए। आप सुबह से उठ के रात तक देखिए, आपके देश में कहीं कोई निजी मर्यादा, कोई निजी नियम, कोई देश की निजी उन्नति है? नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जिन्हें इसका नियमन करना था उनकी दीप्ति लुप्त है।
आप जहां खड़े हैं वहां एक संस्थान है, जहां आप खड़े हैं वहां अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है और अपने अनुकूल बना सकता है। और हमारा आत्मबल कमजोर हो गया, हमारा आत्मबल इतना छोटा है कि भाषाओं में बदल गया, हमारा आत्मबल इतना कमजोर है कि वो कपड़े में बदल गया है। उसको उठाने का प्रयास जब जब जो करता है तब तब वो देश का नायक बनता है, चाहे वो गांधी हो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो। सो आप सब लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके साथ आंखों में चमक थी कि उन्हें एक दिन यहां आना है, उन्हें एक दिन यहां ट्रॉफी लेनी है, आप सबसे केवल यही कहना है कि ईश्वर ने आपको वो काम दिया है, ईश्वर ने आपको वो अवसर दिया है जो बहुतों को नहीं देता। क्या यहां बैठे हुए लोग बता सकते हैं कि वनमानुष के हाथों की संरचना जो हमारा पूर्वज है और हमारी हाथों की संरचना में क्या अंतर है? एक बहुत छोटा अंतर है, वो अंगूठे से अंगुली नहीं पकड़ सकता। आप चेक कर लेना, गूगल जाकर कर लेना, वही बाबा सही ज्ञान बताता है। वनमानुष और मनुष्य में सिर्फ इतना अंतर है कि वो यूं पकड़ता है, लेकिन वो इस अंगूठे से इस उंगली को नहीं पकड़ सकता। और ये कला, ये लगभग 40 लाख वर्ष में आई है हम पर, ये कलम पकड़ने की, ये कूंची पकड़ने की, ये हथियार पकड़ने की। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ वहां बेईमान होना ऐसा माना जाता था कि भाई अब इनसे सामाजिक संपर्क मत रखो। और आजकल मैं चर्चाओं में देखता हूं, लड़की की शादी तय कर दी है, कहां तय कर दी है? इनकम टैक्स में है जी। वैसे तो इंस्पेक्टर है, वेतन तो कम है, पर ऊपर का खूब है। यानी कि पहले दिन ही पिता इस बात से तैयार है कि उसकी पुत्री एक अपदार्थ पैसा खाएगी, एक ऐसे पैसे से सुखी रहेगी जो उसका मानक नहीं है, जो उसका त्याज्य नहीं है। अगर यह भाव आप में नहीं है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने अधिकारी यहां हैं, जो अब अधिकारी बने हैं, कठिन बहुत है डगर। बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। हमसे अक्सर पूछते हैं राजनीतिक दलों के लोग, अभी भी मैं आ रहा था, दो राजनेता मेरे साथ आए, मुझसे पूछते हैं अब भी कार्यक्रम करते हो आप? मैंने कहा अब भी से मतलब, अब तो आपकी सरकार आ गई, तो सरकार में मैं क्या हूं भाई? मैं तो कुछ नहीं हूं। उनको लगता है, मैंने उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जीवन में एक बार विधायक बने थे, उसके बाद जीवन में आप कुछ नहीं बने, और आपकी गाड़ियों के तेल, आपकी अचकने, आपकी कोठियां, आपके चमचों की मलाई, आपके होर्डिंग पोस्टर जिंदा होने के, मर जाने के, सिर मुंडवाने के पूरे शहर में टपे हुए हैं। ये पैसा कहां से आता है? मुझे तो आज भी गाना गाना पड़ता है, मुझे तो आज भी अपना घर चलाने के लिए 5-6 रात शो करने पड़ते हैं, चेक लेना पड़ता है, ताकि मैं एक ठीक व्यक्ति की तरह जी सकूं। सो जितने भी लोग हैं, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपसे कोई ऐसी बात करूं जिससे आपके मन में हताशा आए। बिल्कुल मैं हताश नहीं कर रहा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। और ये जितने उतार चढ़ाव हैं, ये सब आपसे संबोधित हैं, बाहर से संबोधित नहीं है, ये स्वयं से हैं। इसीलिए हमारी उपनिषद परंपरा में जब गुरु से संवाद किया, और गुरु से सबसे पहले बच्चे ने पूछा, लड़के ने पूछा, मैं क्या हूं? आप कौन है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं। उसने कहा फिर मैं कौन हूं? तो उसने कहा तत्वमसि, तू भी है। और उसने कहा दुनिया क्या है? बोले सर्वम जगदम खलु ब्रह्म, ये पूरा संसार ही ब्रह्म है। ये पहली बार हमने सिखाया कि आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही वो यूरेनियम है, आप सब हनुमान हैं। लेकिन आज का दिन उन जामवंतों का है जिन्होंने आपको यह महसूस कराया कि आप हनुमान हैं, आप इस सागर को पार कर सकते हैं। तो आज का यह समारोह जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान मिला है, उनका दिन नहीं है। उनके दिन तो ज्वाइनिंग के बाद शुरू होंगे, उनके दिन तो जिस दिन पहली नौकरी की तनख्वाह मिलेगी उस दिन शुरू होंगे, जिस दिन पहली बार नीली लाल बत्ती लगाकर वो अपने गांव पहुंचेंगे उस दिन शुरू होगा। आज का दिन उन अध्यापकों का दिन है जिन्होंने इन सामान्य घरों से आए सिंहरण और चंद्रगुप्तों का अभिषेक करके इन्हें नया राजा बनाया। इसलिए सही गुरुदक्षिणा इस एकेडमी की यह है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो इस बात का अगर संकल्प ले लें कि वो अगले वर्षों में हर वर्ष एक विद्यार्थी को स्पॉन्सर करेंगे। यहां पर तालियां कम बजी, कुछ लोग पैसे बचाना चाहते हैं। जितने लोगों ने पुरस्कार लिए साहब, इनमें से किसी के माता पिता का नाम मैं नहीं जानता। आप में भी कम लोग जानते होंगे, कुछ निजी रूप से मिल गए होंगे उनको जानते होंगे, लेकिन उन्होंने उनका नाम ऊंचा किया। मेरी लड़ाई भी राजनीति में इस बात की नहीं थी कि मैं उनसे जिनसे लड़ने गया उनसे मेरी कोई निजी नफरत है। मेरा कहना यह है कि कर्ण से पूछा तो कर्ण ने कहा पूछो मेरी जाति,
पूछो मेरी जाति शक्ति से और मेरे भुजबल से। मेरी जाति क्या पूछते हो? मेरे तीर से पूछो, मेरे संधान से पूछो। आपका नाम आपकी क्षमताओं से चले, आपके काम से चले। जाने लगे बुद्ध तो उनका प्रिय शिष्य थे आनंद, उनकी बुआ के लड़के भी थे, सदा साथ ही रहते थे उनके। आनंद सदा साथ रहे। बुद्ध के जितने वचन हैं आप जब पढ़ेंगे तो बुद्ध आनंद से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो संबोधित किसी और को कर रहे होते हैं, जनता को कर रहे होते हैं आनंद के माध्यम से। जब जाने लगे तो आनंद रोने लगे। आनंद ने कहा कि मेरा तो जीवन आपकी सेवा में ही बीत गया, आपकी एक ये उठा के धरना, आपकी चटाई बिछाना, आपके साथ पीछे चलना, मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक पंक्ति बता रहा हूं, वही तेरा जीवन है। और वो पंक्ति थी अपदीपो भाव, बी योर लाइट योर सेल्फ। आप अपना प्रकाश स्वयं बने। अगर मैं स्वयं से संबोधित हूं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ यू मे बी कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड। हमारा सारा डिस्कंफर्ट हमारे खुद के साथ है। मैंने कपड़े क्या पहन रखे, लोग कैसे देख रहे होंगे, मैं खा क्या रहा हूं, लोग क्या कह रहे होंगे। मुझ पे अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी मुझ पे नहीं आती। अभी मैंने गाना गाया, एक बड़ा विवादित हो गया। मैंने गाया तो विवादित तो होना ही था। मैंने नशे के खिलाफ एक गाना गाया, 20-21 मुकदमे हो लिए उस पर। सो मैंने गाना गाया तो मेरे ब्रांड मैनेजर ने कहा कि सर ये ठीक से नहीं गाया गया, इसको अपन सोनू निगम से गवा लेते हैं, इसको अपन कैलाश खेर से गवा लेते हैं। मैंने कहा देखो अगर वो उल्टा सीधा गाएं तो उनकी बेइज्जती है, अपन तो गायक है ही नहीं, जैसा ही गाएं वो अच्छा है। वो कविता लिखें और खराब लिखें तो उनकी कोई बेइज्जती नहीं, जिस काम में आपका कुछ काम ही नहीं है। सो आप जिस समय में, जिस परिस्थिति में, जिस देश में पैदा हुए, और मुझे पता नहीं कि 2019-24 में किसकी सरकार आनी है, किसकी जानी है, कौन क्या करने वाला है, पर मुझे एक बात पूरी दुनिया घूमने के बाद पता है इस आयु में कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी केवल हिंदुस्तान की है, केवल भारत के बेटे बेटी हैं। बड़े छोटे छोटे लोभ आएंगे जीवन में। और एक बात आपसे और शेयर करूं, मैंने सीखा है ये, कच्चे लोभ जीवन में बड़ा सफलता नहीं देते, कभी सफलता नहीं देते। मैं जिस समय पहचान के संकट से जूझ रहा था, कभी सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय था, बस ये चाहता था कि सड़क पर आदमी और पहचानने लगे। उस समय देश में एक बड़ा प्रोग्राम आया था जिसने बड़े बड़े लोग स्टार बनाए थे, जिसका नाम था लाफ्टर। पहले एपिसोड से ही वो मेरे दरवाजे पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कर दीजिए। मैंने उनसे कहा हम शब्द के लोग हैं, आप दूसरा काम कर रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आई। मैंने उससे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन की परंपरा का है, मैं जो काम करता हूं वो हरिवंश राय बच्चन की परंपरा का, मैं क्यों डिग्रेड हूं, एक पीढ़ी ऊपर हूं। उन्होंने कहा नहीं कर दीजिए। तो फिर उन्होंने तीसरे एपिसोड में मुझे धमकी भी दी, बोले आप नहीं भी आएंगे तो जितना आपका यूट्यूब पे माल पड़ा है हम सब पढ़वा देंगे, बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी। हम चुरा लेंगे सामान। मैंने कहा चुरा लो, अंडे चोरी हो जाने से मुर्गी बांस थोड़ी हो जाएगी, वो तो फिर देगी दोबारा। वो कच्चा लोभ था। अगर उस दिन वो लोभ कर लिया होता और कुत्ते बिल्ली की आवाजें निकाल ली होती तो फिर गूगल ने ना बुलाया होता, फिर कैलिफोर्निया असेंबली ने ना बुलाया होता, फिर ऑस्ट्रेलियन संसद ने ना बुलाया होता कि कुमार विश्वास को सुन लें, फिर भारतीय छात्र संसद ने ना बुलाया होता। बोले तो वही हैं आगे बैठी मेज पीट रहे हो, गुरु कमाल हो गया गुरु। सुबह घूमते हुए अफसरों की कतारों में कुछ लोग हीरे की अंगूठी पहनकर आपके साथ घूमेंगे, कुछ के बारे में आपको पता होगा कि इनकी पत्नियां कौन से गहने पहनती हैं, इनके बच्चों के कपड़े कितने के आते हैं, इनका कुत्ता भी कितना महंगा है, और वो आपकी तरफ बड़े हीन भाव से देखेंगे, कितना मूर्ख है, पैसे ही नहीं लेता है, कुछ करता ही नहीं है, कैसा जी रहा है। लेकिन आप अपने आप से शीशा देखकर बात कर सकेंगे। मुझसे जब लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे एक दोस्त हैं आईपीएस हैं पंजाब कैडर के, बीएसएफ में इस समय पोस्टेड हैं, उनका एक शेर है कि यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, हां इससे दुआओं का असर जाता है। सेल्यूकस यूनान का प्रधानमंत्री था, सरसेनापति था। वो संधि की शर्तें तय करने के लिए कौटिल्य के पास गया, चाणक्य के। वो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यूनान के इतिहासकारों ने उस प्रसंग को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब वहां संधि की शर्तों में गया तो उसे लगा महल होगा, महल था नहीं, एक कुटिया थी। उसमें एक आदमी अपनी धोती सी रहा था। उसने कहा कि आप ही प्रधानमंत्री हैं? उसने कहा हाँ मैं प्रधानमंत्री कौटिल्य हूं, चाणक्य हूं, बैठिए आप, थोड़ी देर में बात करते हैं। दुभाषी ने बातचीत शुरू की। जब संधि की शर्तें तय होनी शुरू हुई, कागज पेन उठाया, तो चाणक्य ने जो एक मोमबत्ती जल रही थी, एक डिबरी जल रही थी, उस डिबरी से दूसरी डिबरी जलाई, इस वाली को बंद किया और काम करना शुरू कर दिया।
संधि की शर्तें तय हो गई तो सिल्यूकस ने जिज्ञासा में पूछा कि प्रधानमंत्री जी, जब ऑलरेडी एक डिबरी जल रही थी लाइट के लिए, मशाल जल रही थी, तो आपने उसको बुझा के नई क्यों जलाई दूसरी वाली? तो उन्होंने कहा कि तब तक मैं निजी काम कर रहा था, उस डिबरी में जो तेल था वो मेरे निजी वेतन का था, अब मैं सरकार का काम कर रहा हूं, तो इस डिबरी में जो तेल है वो सरकार के वेतन का है, मैं सरकार के पैसे से अपना निजी काम क्यों करूं? आप स्वार्थी बनिए अपने लिए कि आपको यह अवसर मिला यहां बैठने का, आपको वो भगवान ने तौफीक दी, वो कद दिया, वो काम दिया कि आप देश की सेवा करने के योग्य बन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और आपको आश्चर्यजनक भी होगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से लोकप्रिय हो जाए वो प्रवचन देने का अधिकारी हो जाता है। मैं उस भाव से आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं आपके एक साथी, एक बड़े भाई, एक परिवार की व्यक्ति की ओर से बोल रहा हूं, क्योंकि आप जिन परिवारों से आए, जिस परंपरा से आए, जिस हॉल में बैठे हैं जो एयर कंडीशनड हॉल है, एक बड़ी एकेडमी जो बड़े अधिकारी पैदा कर रही है उसमें बैठे, मैं उससे भी खराब स्थिति से आया हूं। मैं टाट पट्टी वाले स्कूल से आया हूं, बुध का स्याही वाले स्कूल से आया हूं, पहाड़े रटने वाले स्कूल से आया हूं। मैं उस परिवार से आया हूं जहां पहली बार कवि सम्मेलन में जाने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग छोड़कर आया और 2-3-10 छोटे छोटे कार्यक्रम पड़े होंगे 100-150 रुपए के, जाड़े के दिन में एक दिन रात को वापस लौटा ट्रक में लटक के, क्योंकि बस तो बंद हो जाती थी, तो मेरी माँ उठी तो मेरे पिताजी की आवाज आई, बड़े रौबदार आदमी, मैं अध्यापक का बेटा हूं और जो मास्टरों के बेटे होंगे उन्हें पता होगा कि क्या कष्ट है ये भीषण अपने आप में। अध्यापक और मास्टर स्कूल कॉलेज जब मार्च अप्रैल में बंद हो जाता है तो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। और हमारे समय में तो बहुत था। और मेरी माँ ने कहा कि वो उठी तो मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर से आया, देखूं खाना वाना तो खा के आया कि नहीं आया। तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ बनाओ हलवा, आए सरहद से लड़ाई करके। ये स्टेटमेंट है आपके इंडियावर के लिए, आपके काम के लिए। आज जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपके परिवार का साथ है, उसमें प्रेम करने वाले लोगों का साथ है। और एक बात ध्यान रखिए, जिनकी भी सफलता है ये एकात्म सफलताएं नहीं है, ये चुपचाप 11 बजे पढ़ते समय, 12 बजे पढ़ते समय आपकी बहन ने जाग कर जो आपको चाय पिलाई थी कि भाई पढ़ता रहे, उसकी भी सफलता है, उसका भी आशीर्वाद है, उसका भी सहयोग। मैं आपसे यही आशा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आप जहां खड़े हो एक बेहतर हिंदुस्तानी और एक बेहतर मनुष्य के रूप में खड़े हों, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े हों कि आपका परिवार, आपके साथी, आपके लोग आप पर गर्व कर सकें और आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो। मैं तीसरी बार अपने संबोधन में आपसे यह कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे एक बचपन का दोस्त है, पहली क्लास में क्या LKG में मुझे मिला था, उसके पिताजी उसी प्रबंध तंत्र के स्कूल में प्राध्यापक थे, मेरे पिताजी उसी प्रबंध तंत्र के कॉलेज में थे, दोनों मित्र थे, छोड़ने के लिए आए, स्कूल में एडमिशन कराया LKG में, जो पहली उससे क्लास होती थी फर्स्ट से पहले, मांटेसरी स्कूल था एक सरकारी छाप, और कहा कि ये भैया है और दोनों पास पास बैठना। हम दोनों पास पास बैठने लगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक साथ रहे, एक दूसरे के प्रेम के साक्षी बने। उसके हाँ तेरा अफेयर मेरा अफेयर, क्या हुआ, रोए पीटे, कभी इसका कंधा कभी मेरा कंधा, परीक्षाएं एक साथ दी, शादी हुई, बच्चे हुए। मेरे जब पुत्री हुई तो मैं घर पे नहीं था, वो मेरी पत्नी को लेकर गया, उसकी पत्नी घर रुकी। उसके जब बेटा हुआ तो वो नॉर्थ ईस्ट गया हुआ था, चैनल में काम करता था कवर करने के लिए। फिर आंदोलन में साथ आए, राजनीति में साथ आए। वो आजकल दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं, मेरे मित्र हैं बचपन के, मनीष, वो दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं एक बात ये कह रहा था, वो क्षत्रिय हैं जाति से, ठाकुर हैं, सिसोदिया हैं। अभी वो क्षत्रिय सम्मेलन में उनको बुला लिया गया, अब वहां उनको बिठा गया और उनको भाषण दिए गए। देखिए साहब, दिल्ली की गद्दी पे पहली बार कोई ठाकुर बैठा है पृथ्वीराज चौहान के बाद, और हमारा सीना चौड़ा हो गया है। और हम लेकिन एक दुख होता है कई बार जब ठाकुरों के बच्चे के एडमिशन नहीं हो, जब फला ना हो, तो थोड़ा बुरा लगता है कि क्षत्रिय होना किस बात का। अद्भुत बात कही मनीष ने, मैं उसको कोट करके कह रहा हूं। मनीष जब भाषण देने आए, मैं इसलिए मित्र हूं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा, उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा पता नहीं आपको कैसा लगता है कि राजपूत होने पे आपको इस बात पे लज्जा है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ या अस्पताल में आपको बर्थ नहीं मिली। मुझे तो उस दिन शर्म आनी चाहिए क्षत्रिय होने पर। क्षत्रिय का काम है, जो जातिगत मेरा काम है वो है दूसरे के हित और दूसरे का जो देह है उसकी रक्षा करना। अगर किसी सरकारी स्कूल में एक गरीब बच्चे की सीट काट कर मैं किसी पैसे वाले या अमीर आदमी को दे दूं तो उस दिन मुझे क्षत्रिय होने पर दर्द होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं।
और अगर मैं उसके हित का रक्षा करूं तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मैंने ठीक काम करा। तो तात्पर्य यह है कि आपका जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं, और ये तो मध्य प्रदेश है, बाकी जगह व्यापक है, यहां तो व्यापम है, समस्या पड़ सकती है। इसलिए, और पूरे भारत में, यह मध्य प्रदेश क्या बोलूं, पूरे भारत में हम सब गुनहगार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब इसके, हम अक्सर, मैं भी अब पिता हूं तो मैं इसको दर्द को समझता हूं। उर्मिलेश जी का एक शेर है कि अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। मैं भी चुपके से कभी ना कभी जब लैपटॉप खुला होता है तो विजिटेड साइट और विजिटेड चीजें चेक करता हूं, मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं। एक बच्चा इस समाज को सौंपता है स्वयं को। वो जब आता है उसके अंदर कोई घृणा, कोई पाप, कोई जाति, कोई धर्म, कोई विष नहीं होता। वो आपको सौंप देता है कि मैं कोरी स्लेट हूं, एक कैनवस हूं, मुझ पे बनाइए, लिखिए क्या लिखना है। हम सब माता पिता, अध्यापक, समाज सब मिलकर उस पर कीला काटी करते रहते हैं, कैरियरिस्ट बनो, ऐसा मत करो। ये बच्चियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आप छोटी बच्ची को देखिए, लड़की के रिफ्लेक्सेस बड़े ब्राइट होते हैं, खूब जोर से बोलती है, हंसती है, चिल्लाती है, रोती है, गाती है, 1-1.5 साल की होती है। लड़का अपेक्षाकृत थोड़ा धामड़ होता है, कम चुपचाप बैठा हुआ है, कम काम है। लड़की बड़ी शार्प होती है। आप देखिए बेटियां, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं बेटी का बाप हूं, मैं ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। वो बड़ा रिफ्लेक्स उनका ब्राइट होता है। और उसी बेटी को आप 15 साल बाद देखिए, इतना कॉन्फिडेंस हम अपनी बेटियों में, अपनी बहनों में पैदा नहीं कर पाए कि वो एक हाईवे को या एक सड़क को बिना डरे पार कर लें। वो इधर देखेगी, उधर देखेगी, डरेगी, फिर आधा जाएगी, फिर पीछे लौट आएगी। और वो कूड़ा बेचने वाला लड़का, छोटा सा इतना मुग्गू, वो कॉन्फिडेंस के साथ झोली पीछे टांगता है और आती मर्सिडीज से कहता है, सेठ रुक, सड़क पार कर रहा हूं अभी। क्योंकि हमने उसे टोका बहुत है। कैसी दिख रही हो, क्या पहन रखा है, सीधी बैठो, ऐसे क्यों कर रही हो, पैर क्यों हिला रही हो, हंस क्यों रही हो, यहां क्यों खड़ी हो। हमने उसे इतने प्रश्न चिन्हों में घेरा है कि वो जीवन में ही प्रश्न चिन्ह बन के रह गई है। उसको उठते बैठते में लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। हमने उसके अंदर के आत्मविश्वास की क्रमशः हत्या की है, हमने उसके आत्मविश्वास को क्रमशः तोड़ा है। और फिर हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए अभी एक हमारी प्रतिभागी परीक्षाओं की एक बहन आई थी पुरस्कार लेने, तो मैंने उससे कहा था कि तुम 2 कुलों का हित करने वाली। मैं पढ़ने गया 6ठी क्लास में तो शब्द आया दुहिता, संधि विच्छेद आता ना, दुहिता। तो उसकी संधि गुरुजी ने पढ़ाई, दूरे हिता इति दुहिता, जिसको दूर करने में ही भलाई है वो दुहिता है। तो मैं घर आया, मैंने पिताजी से कहा कि व्याकरण खराब है। बोले अब तुम इतने बड़े हो गए कि व्याकरण भी खराब हो गया। मेरे पिताजी को मेरे बारे में काफी शक रहा। वो जब जब अकेले में मुझे घूर के देखते थे तो उन्हें लगता था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है कुछ। और ये हर प्रतिभाशाली के साथ होता है। इसलिए माँ बाप आपसे आपकी किसी प्रवृत्ति पे नाराज हो तो आप समझ लेना कि आप में कुछ अतिरिक्त है जो हो रहा है। इसलिए लज्जित मत होना। आज वो मुझ पे बड़े प्रसन्न है, बड़े गर्वित हैं कि चलो ठीक हो गया। तो बोले ये क्या है, मैंने कहा तो गलत है, दूर करने से। मेरी एक ही बहन थी, मुझे लगता था ये दूर जाएगी तो घर का हित कैसे होगा, ये तो मुझे बचाती है, मुझसे बड़ी थी, सब तरह से ठीक है। मैंने उसकी नई व्याख्या दी। हो सकता है व्याकरण संस्कृत का उसे अस्वीकार करता हो, पर मेरी आत्मा का व्याकरण उसे स्वीकार करता है। मैंने उस शब्द को कहा दुहिता का मतलब है दुहिता, 2 कुलों का हित करने वाली, जिसमें पैदा हुई उसका और जिसमें जाएगी उसका, दोनों कुलों का हित करने वाली। तो जितने पुरुष प्रतिभागी जीते हैं और जितनी लड़कियों ने बाजी मारी है, जिन्होंने भी परीक्षाएं पास की हैं, आप सब जिनके साथ जीवन बिताएंगी उनके साथ इस संवाद में जरूर रहना कि मैं कैसे भी रह। आप देखिए माता सीता, जनक की बेटी और राम की पत्नी, दशरथ की कुलवधू, और वो इसी मध्य प्रदेश के जंगलों में कैसे घूमी है, कैसे पंचवटी में। इसलिए कहता हूं साध्य महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। और इस बात को कहने का अधिकारी तब हूं जब साधन शून्य हिंदी कवि सम्मेलन को मैंने अधिकतम साधन पर पहुंचाया, मर्सिडीज तक पहुंचाया, जहाजों तक पहुंचाया, तब कह रहा हूं। माता सीता जब भगवान राम के पास थी तब उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, और जब सोने की लंका में बैठी थी तब राम का नाम जप रही थी, राम चाहिए था। साधन महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो कार्यालय मिलने वाला है, ये जो जीप मिलने वाली है, जैसी भी है फटी टूटी सरकार की, लाल बत्ती लगने के बाद तो अच्छी हो जाती है, नीली बत्ती लगने के बाद तो और अच्छी हो जाती है। आदमी डरता है। इसमें बैठने के बाद यही सोचना कि आपका आकलन इस बात से नहीं है कि आज आप क्या हो, आपका आकलन इस बात से है। मैं एक सामान्य अध्यापक का बेटा, हिंदी जैसे विषय से आया,
मेरी क्या योग्यता है कि इतने विद्वत लोग, कुलपति जैसे महनीय लोग बैठ के सुने और आशीर्वाद दें? ये सब मेरा कार्य नहीं है, ये उस भाषा का चमत्कार है जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, उस मां हिंदी का चमत्कार है, उसकी कृपा है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। अपने बारे में अगर यह सोचना हो कि मेरे बारे में क्या तय किया जाएगा, मैं जीवन कैसा जी रहा हूं, तो भारत में मृत्यु की अवधारणा अशुभ मानी जाती है, अमंगल मानी जाती है। लेकिन मैं हर बार सोचता हूं कि आप अभी नहीं है, इसके बाद देश क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा। मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचता हूं कि अगर मैं आज भी ना हूं तो जो मुझसे सर्वाधिक नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं दूसरी पार्टियों के मित्र, वो क्या कहेंगे? आदमी तो ठीक था यार, हो सकता है जरा गलत जगह रहा हो, लेकिन आदमी तो अच्छा था। अगर आपने ये कमाया है तो बड़ी कमाई है। इसलिए अधिकारी के रूप में, काम करने वाले के रूप में ये सोचना कि अगर ये वर्दी ना रहे, अगर ये बात ना रहे, क्योंकि आप साधन हैं, साध्य नहीं हैं। सुरेश सिंगल जी एक बहुत बड़े IAS अधिकारी हैं हरियाणा के, उनकी गजल का एक शेर है, न होती यूं घुटन कमरे में गर 2 खिड़कियां होती, मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। तो इस वर्दी में, इस DSP होने में, इस डिप्टी कलेक्टर होने में, इस कलेक्टर होने में, शिक्षा अधिकारी होने में, आप केवल किराएदार हैं हुजूर। और इस किराएदारी को इतनी अच्छी निभाइए कि जब जाएं इस मकान को छोड़कर, तो इस मकान का कोना कोना गर्व के साथ रोकर आपको विदा करे कि क्या शानदार आदमी रहा मेरे अंदर, कितना अच्छा काम करा। तभी कबीर कहता है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी ओढ़ी थी वैसे ही रख दी। कई बार हम इसे अपना समझने लगते हैं। दिल्ली में भी कुछ लोगों को अहंकार था, हर जगह होता है सत्ता का, कि हम तो हम ही बैठ गए, उनको लगता है कि हम अमरफल खा के आए। हम एक यहां इसी मध्य प्रदेश की कहानी है राजा भरतेरी की, कि वो अमरफल दे गया और वो उसने दिया पत्नी को, और पत्नी ने दिया अपने प्रेमी को, प्रेमी ने दिया वेश्या को, वेश्या ने दिया राजा को वापस लाके। राजा ने थ्योरी लगाई कि मेरे ही पास से गया था, लौट के कैसे आया? तो पता चला कि रानी को दिया कि रानी जवान रहेगी, रानी को लगा कि मेरा प्रेमी जवान रहना चाहिए। प्रेमी एक वेश्या से प्रेम करता था, उसे लगा ये जवान रहनी चाहिए। वेश्या ने सोचा कि मैं तो वेश्या हूं, बड़ा अजीब सा जीवन है, मैं क्या जवान रहूंगी, राजा बहुत प्यारा है हमारा, बहुत अच्छा, ये जवान रहना चाहिए। भरतेरी ने राज्य ही छोड़ दिया, उज्जैन का राजा था, उसने कहा धिक माम च इमाम च सर्वाम च तमाम च, सबको ही धिक्कार था, छोड़ो निकलो यहां से। सो हमको कई बार अहंकार हो जाता है। हमारे बेकल साहब का शेर है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। मैं जिस कस्बे में गांव में रहता था, वहां 2 लोग बड़े प्रसिद्ध थे उस गांव में। एक उस कस्बे के छोटे सी जगह में एक तहसीलदार साहब थे जो SDM हो गए थे, और एक मेरे पिताजी जो हिंदी के प्रोफेसर थे, वही अकेले बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। किसी की शादी का कार्ड लिखना हो या अभिनंदन पत्र, सब उन्हीं के पास आते थे, गुरुजी ये लिख दो जरा कुछ अलग सा, वो लिखना पड़ता था उन्हें। वो मुझसे बचपन से कहते थे, मैं उनके साथ घूमने जाता था सुबह की सैर, हाथ पकड़ के मुझसे कहते थे, देखो आज ये जो तहसीलदार साहब घूमने जा रहे हैं, इनको सब नमस्ते कर रहे हैं, सब आदर से नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिटायर हो जाने के बाद, इनके रिटायर हो जाने के बाद, हमारी नमस्ते इस बात पर निर्भर करेंगी कि मेरा बेटा क्या बना और इनका बेटा क्या बना। अगर तुम ज्यादा बड़े बने तो मुझे ज्यादा प्रणाम होंगे, ज्यादा सुविधा मिलेगी। सो आप ये भी ध्यान रखना कि हमारे यहाँ परंपरा खत्म नहीं होती है। पुत्र को कहा जाता है कि वो आत्मा नाम जायते वही पुत्र, वेद में कहा है जो आत्मा का अंश, शरीर मिट जाता है लेकिन आत्मा का अंश पुत्र के रूप में जीवित रहता है। तो आप जिन परिवारों से आए हो उनका अंश भी आपके साथ चलता है। 2 शब्द हैं, एक है महत्वाकांक्षा और एक है लालच। महत्वाकांक्षा अनंत रखना, लालच शून्य रखना। मेरा व्यक्तिगत लालच 0 है। महत्वाकांक्षा मेरी यह है कि ब्राजील के तट पर धूप सेकती हुई लड़कियां एक दिन कोई दीवाना कहता है गाए। हिंदी का चमत्कार फैले। भाई आज हिंदुस्तान में गा रही हैं, पाकिस्तान में गा रही हैं, तो एक बार ब्राजील में भी गए। हमने भी तो तुम्हारा ऊ ला 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 बहुत दिन तक गाया है, अब तुम भी हमारा गाओ, तभी हिंदी फैले। तो महत्वाकांक्षा आकाश तक रखना। टीवी में विज्ञापन आता है, एक न्यूली वेड कपल है, ये तो सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए, 2 लोग जीवन शुरू कर रहे हैं। वो लड़की अपने हस्बैंड को उसके हस्बैंड का SMS आता है, आज मैं तुम्हें ऑफिस से पिक नहीं कर पाऊंगा, मीटिंग में लेट हो जाएंगे। लड़की उदास हो जाती है। फिर आता है तुम टैक्सी पकड़ के चली जाना, वो टैक्सी पकड़ के घर आ जाती है। सुबह कॉफी पीते हुए दोनों रेलिंग पे कहते हैं, लड़की कहती है, सुशांत सुनो, मैं तो शादी से पहले ज्यादा आजाद थी। और वो नीचे उतर के देखता है कि OLX पे एक पुरानी कार खरीद के कहता है कि लो तुम्हारी आजादी आ गई। यानी कि जो अपनी पत्नी को कार नहीं दे सकता,
वो प्रेम नहीं करता। जो अपनी प्रेमिका को किसी 5 सितारा होटल में खाना नहीं खिला सकता, वो प्रेम नहीं करता। ये ताजमहल कटे हाथों की निशानी है, मोहब्बत करने वालों ने कभी नहीं बनाया। उनके ख्वाबों में ताजमहल बनता है, उनकी एक एक रात पे ताजमहल बनता है। पूरी कोशिश है कि आपके जीवन में असुरक्षा भर दी जाए, आपके जीवन में यह भर दिया जाए कि अगर साधन है, पैसा है तो ठीक हो, और नहीं है तो बिल्कुल खत्म हो। अपने मन का अनहद तलाश करिए, अपने मन की मस्ती तलाश करिए, और वो फकीरों में आ जाती है। हमारे एक शायर है पवन, उनका अच्छा शेर है कि एक बात सिखाई हमें आंखों के पीर ने, एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। पीर मतलब पीर हो जाना, और पीर मतलब आंसू। एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। और शेर सुनिएगा कि चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने के दर। जब ये दाना देने पर आएगा तो मुंह में देगा, इस कटोरे की भी जरूरत नहीं है, इस एल्युमिनियम के कटोरे की भी जरूरत नहीं है। तो ये संतोष अपने आप में पैदा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आईआईटी में 104वीं रैंक आई तो आत्महत्या कर ली कि फर्स्ट 100 में नहीं आए। कैसे लोग हैं बताइए? सोच के देखिए, अयोध्या का राजकुमार पैदल पैदल अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है, पूरा हिंदुस्तान कवर किया, रास्ते में सारे राजा महाराजा पड़े, उनसे बात नहीं करी उसने बात की वानरों से, जंगली जातियों से, मल्लाहों से, शबरियों से, और दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को हराया। कितना बड़ा बदमाश था? फाइनेंस मिनिस्टर की कोठी पे कब्जा करके बैठा था। सोच के देखो, अरुण जेटली जी के घर पे कब्जा, रावण कुबेर के धन पर, उसको जाके घर में घुस के मारा, उसको पराजित किया। लेकिन आत्मविश्वास था उस संबल में कि हम एक शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, हम एक केवट की नाव में बैठ सकते हैं। तो साधन में सुख नहीं है, फिर कह रहा हूं, साध्य में सुख है। अपने अंदर की मस्ती तलाशो। गुलाम अली की एक गजल सुनकर या किसी का एक गाना सुनकर, राहत फतेह अली खान का सुल्तान में अच्छा गाना आया, कामिल ने लिखा है, बढ़िया वाला, जग घूमियो, अच्छा है। एक सुनकर, एक डांस करके, एक पतंग उड़ाकर, है ना, एक सीटी मार के भी अगर अंदर से अनहद पूरा होता है, आनंद पूरा होता है, तो दुनिया के सारे 5 स्टारों के पिज्जे बर्गर सब चूल्हे मिट्टी में गए। किस हॉल में खड़ा हूं मैं, इसका नाम क्या है? रविंद्र रंगमंच। कौन रविंद्र? कलकत्ता का बेटा। उनके खानदानी बहुत बड़े रईस थे। 1924 में तो बेबी ऑस्टिन जो कार आती थी, उसकी डीलरशिप थी उनके पास, पूरे बंगाल की। 24 परगना के सबसे बड़े लोग थे, लेकिन उनके घर वालों ने नाम ना कमाया। अकेले उसी लड़के ने नाम कमाया जो शब्द की, साहित्य की, संगीत की साधना में लग गया। और रविंद्र अपने आप में युग हैं। उन्होंने नृत्य दिया तो, गीत दिया तो, सब में युग हैं। और जब जाने लगे तो आंख में आंसू थे। तो वाइस चांसलर थे, वहां एक प्रोफेसर थे, क्षितेंद्र मोहन सेन, कला गुरु। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कि मोर मृत्यु और भय, क्या मृत्यु का भय है? आंख से आंसू आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने अपना गीत गुनगुनाया। गीतांजलि में वो गीत है, पढ़िएगा। वो गीत का अनुवाद ये है, ओ माई फादर, योर ओशन वॉज सो वास्ट एंड माई बास्केट वॉज सो स्मॉल। तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा था और मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी, बहुत कम काम कर पाया। सो एक समग्र विकास आप लेकर चलें। मेरी तो एक ही शुभकामना है कि आने वाले कल में 10-15 वर्ष बाद मिलें तो आज के मेरे इस संवाद के बाद आप मुझे हाथ मिलाकर कहें कि मैंने आपको वहां सुना था, मैं इस पद पर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, मैं शिक्षा अधिकारी हूं, और मैंने पिछले 12-15 वर्षों में रिश्वत का 1 पैसा अपने आंगन में नहीं आने दिया, अपने घर में नहीं आने दिया।